मॉर्निंग बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, मतलब ये कैसे बना है और इसकी वर्किंग क्या है। पहले तो ये आप जानिए कि वन डे ग्राफ जनरेटर है क्या। एक वन डे ग्राफ साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ऐसी युक्ति बनाई थी जिसकी सहायता से किसी चालक को बहुत हाई वोल्टेज, लगभग 10⁶ वोल्ट तक, इसको इतने वोल्ट तक चार्ज किया जा सकता है। इतने हाई वोल्टेज से चार्ज किया हुआ कंडक्टर किसी अन्य चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि को त्वरित गति प्रदान करने में यूज किया जाता है। तो वो जब त्वरित गति प्रदान करेंगे, उसको त्वरित हो करके किसी अन्य परमाणु से टकराएगा तो नाभिकीय अभिक्रियाएं होंगी, कृत्रिम नाभिकीय विघटन, या इस तरीके से नाभिकीय क्रियाओं के लिए यूज किया जाता है। तो वन डे ग्राफ ने ये जो जनरेटर बनाया था ये 1931 में 1931 में बनाया था। इसका सिद्धांत, ये दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत तो ये है कि किसी चालक से आवेशों का वायु में क्षरण, लीकेज कहते हैं इसको, क्षरण नुकीले सिरे द्वारा प्राथमिकता से होता है, प्राथमिकता से होता है। तो पहला इसका सिद्धांत क्या है बेटे, किसी चालक से आवेशों का जो वायु में क्षरण होता है, वायु में लीकेज होता है, किसी चालक से आवेश का वायु में जो जाना होता है वो चालक के नुकीले सिरे से होता है। नुकीले सिरे से आवेश वायु में जाते हैं। इस सिद्धांत को हम सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कोई गोला है, चालक गोला है, r त्रिज्या का चालक गोला, इसको आपने कुल आवेश Q दिया है। चालक गोले को दिया गया आवेश Q है, तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, इसका व्यंजक डेरिवेट हो चुका है। गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r, या Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4πε0 r इंटू V, ये तो होगा। अतः गोले पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, यही तो होता है। जहाँ A सरफेस एरिया है, गोला है, r त्रिज्या का गोला है, तो गोले की सरफेस एरिया क्या होती है, 4πr²। Q का मान रख दें 4πε0 r इंटू V अपान A की जगह पर 4πr²। 4π कैंसिल हो गया, एक ये r कैंसिल हो गया। सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ε0 V/r। V चालक गोले का विभव है। अगर विभव नियत है तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r, अर्थात चालक गोले पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि r टेंड्स टू 0, त्रिज्या कम हो जाए, बिंदुवत हो जाए, नुकीला हो जाए सिरा, तो उसकी नोक की त्रिज्या तो लगभग 0 मानी जाएगी ना। तो r टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो सिग्मा, देखिए डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो परिणामी राशि इन्फिनिटी हो जाएगी। सिग्मा टेंड्स टू इन्फिनिटी, अर्थात जहाँ पर त्रिज्या लगभग 0 है, अर्थात नुकीला सिरा है, वहाँ पर आवेश पृष्ठ घनत्व अनंत हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो नुकीले सिरे पर आवेश का घनत्व बहुत अधिक हो जाएगा, तो आवेश उसी बहुत अधिक घनत्व वाले बिंदु से वातावरण में, वायु में क्षरण होने लगेगा, विकृत होने लगेंगे। तो पहला सिद्धांत ये था कि चालक से आवेशों का वायु में क्षरण नुकीले सिरे से होता है, प्राथमिकता द्वारा। अब दूसरा सिद्धांत ये है कि जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसका सारा आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है।
किसी चालक को आवेशित करने पर उसका सारा आवेश कहाँ चला जाता है बच्चों? चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। चालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। मान लीजिए ये कोई गोला है, दो संकेंद्री गोले हम खींचते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक संकेंद्री गोले खींचते हैं। ये एक भीतरी गोला है जिसकी त्रिज्या छोटी है, स्मॉल आर है, और एक बाहरी गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ये दो संकेंद्री गोले हैं। भीतरी गोला स्मॉल आर त्रिज्या का है और ये बाहरी गोला कैपिटल आर त्रिज्या का है। ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही है। भीतरी गोले को प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया गया और बाहरी गोले को प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया। ठीक है, भीतरी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, चलो इस गोले को ए कह देते हैं, भीतरी गोले को ए कह दिया, बाहरी गोले को बी कह दिया। अब क्लियर हो गया? ठीक से देखो बच्चों, स्मॉल आर त्रिज्या का ये गोला ए है और कैपिटल आर त्रिज्या का ये बाहरी गोला बी है। इस भीतरी गोले को स्मॉल लेटर का प्लस क्यू चार्ज दिया गया और बाहरी गोले को कैपिटल लेटर का प्लस क्यू चार्ज दिया गया। स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू में से कौन ज़्यादा है कौन कम है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन त्रिज्या स्मॉल आर भीतरी गोले की कम है, बाहरी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर अधिक है। ठीक है, अब इस भीतरी गोले का जो विभव होगा, भीतरी गोले का विभव वी ए गोले का विभव वी ए बराबर इसके अपने आवेशों के कारण विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। और जिस गोले के भीतर है उस गोले के आवेश के कारण इस गोले का विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर। तो इस गोले के आवेशों के कारण भीतर का विभव इतना होना चाहिए, इसके अपने आवेशों के कारण इसका विभव इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब गोले ए का भीतरी गोले का नेट विभव इतना होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, समीकरण फर्स्ट कर दिया इसको। अब ये जो बाहरी गोला है इसका कुल आवेश कैपिटल क्यू है, लेकिन अंदर इसके आवेश स्मॉल क्यू है। इसका मतलब इस गोले का नेट आवेश कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। इस नेट आवेश के कारण इसका नेट विभव वी बी, गोले बी का नेट विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है बड़े गोले की, इसका कुल आवेश कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड कह दिया। गोले ए का विभव ये है, भीतरी गोले का विभव ये है, बाहरी गोले का विभव ये है। अगर वी ए से वी बी घटाया जाए, भीतरी गोले के विभव से बाहरी गोले का विभव घटाया जाए, तो देखते हैं क्या कौन सी राशि आती है। घटाएंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी पदों में कॉमन है, तो इसको बाहर ही लिख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया। ये स्मॉल क्यू अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर माइनस कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया बच्चों। जो बचा उसमें से स्मॉल क्यू कॉमन है, भीतरी गोले का आवेश कॉमन हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/, स्मॉल आर माइनस 1/, कैपिटल आर। अब इस वाली राशि पर थोड़ा सा विचार कीजिए, बस सब बात क्लियर हो जाएगी।
इस वाले व्यंजक में बाहरी गोले का आवेश नहीं है, कैपिटल क्यू से इस व्यंजक का कोई मतलब नहीं है। कैपिटल क्यू चाहे जितना हो, जब इसमें है नहीं तो कैपिटल क्यू से विभवांतर का कोई संबंध नहीं है। बी ए माइनस बी बी इतना आया है। स्मॉल आर भीतरी गोले की त्रिज्या है, ये इसका मान कम है। कैपिटल आर बाहरी गोले की त्रिज्या है, इसका मान ज़्यादा है। तो ये हर छोटा है, इसका मतलब ये राशि बड़ी हो जाएगी। ये हर बड़ा है, इसका मतलब ये राशि छोटी हो जाएगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटाएंगे तो परिणामी राशि धनात्मक आएगी, अर्थात बी ए माइनस बी बी का मान धनात्मक आ गया, ये पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव आया इसका मतलब ये बी ए का मान बी बी से ज़्यादा है। ठीक है, ये बात समझ गए। अर्थात भीतरी गोले का विभव बाहरी गोले के विभव से ज़्यादा है। बाहरी गोले का आवेश चाहे जो हो, चाहे जितना हो, क्योंकि इस व्यंजक में बाहरी गोले का आवेश है ही नहीं, तो बाहरी गोले पर चाहे जितना आवेश हो, अगर उस बाहरी गोले के भीतर कोई संकेंद्री गोला दूसरा कर दिया गया तो भीतरी गोले का विभव सदैव बाहरी गोले के विभव से ज़्यादा ही रहेगा। अब अगर भीतरी गोले को बाहरी गोले से हम कनेक्ट कर दें किसी वायर द्वारा, ऐसे इसको जोड़ दिया जाए, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर आवेश फ्लो करेंगे। हाई वोल्टेज किसका है? भीतरी गोले का वोल्टेज हाई है, बाहरी गोले का वोल्टेज लो है, तो आवेश हाई वोल्टेज माने भीतरी गोले से बाहरी गोले पर जाने लगेंगे। और बाहरी गोले का आवेश चाहे जितना हो, सारा आवेश, क्योंकि भीतरी गोले का विभव सदैव ज़्यादा है, सारा आवेश भीतरी गोले से बाहरी गोले पर चला जाएगा। अर्थात किसी चालक को जब आवेशित करते हैं तो अगर आवेशों के जाने की गुंजाइश है, आवेशों के जाने की व्यवस्था है, तो सारा आवेश चालक गोले के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत स्पष्ट हो गए। इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर वान डे ग्राफ जनरेटर कार्य करता है। वान डे ग्राफ जनरेटर ये दो सिद्धांतों पर आधारित है। अब समझा रहे हैं कैसे कार्य करता है। ये वान डे ग्राफ जनरेटर का फिगर बना है। ये एक चालक गोला है, एस स्फीयर है, एस फॉर स्फीयर, चालक गोला कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसके भीतर ये दो पुली लगी है। एक पुली P1 है, दूसरी पुली P2 है। ये घर्षण रहित घिरनी है, पुली है। इसके ऊपर ये सिल्क की बेल्ट चढ़ी हुई है, ये सिरेहीन बेल्ट चढ़ा दी गई है। यहाँ पर एक दो कंघी, चालक कंघी, चालक माने जैसे धातु की कंघी बनी हुई है। ये कंघी C1 है, काम्ब, सी फॉर काम्ब, कंघी C1 और दूसरी कंघी C2, ये काम्ब है, कंघी है। और कंघी C1 इस बेल्ट के समीप होती है, पुली P1 के समीप, और कंघी C2 इस चालक गोले से जुड़ी हुई है, ये पुली P2 के पास होती है। कंघी C1 का संबंध एक उच्च विभव के DC स्रोत से होता है। ये एक बैटरी का कनेक्शन होता है, जिसे हाई टेंशन बैटरी कहते हैं। कौन सी बैटरी? हाई टेंशन बैटरी, लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट की होती है। एचटी बैटरी, क्या कहते हैं बच्चों? एचटी बैटरी हाई टेंशन बैटरी है। ठीक है, ठीक, अच्छा। और ये जो इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, ये दोनों घिरदियाँ हैं, पुली हैं। इस पुली को घुमाने के लिए एक मोटर लगा दिया जाता है, ये मोटर है। ठीक, अब सुनो कैसे इसकी ये रचना हो गई। हाँ, ये जो चालक गोला है, ये दो अचालक इस ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। ये अचालक स्टैंड है, ए और बी दो अचालक स्टैंड है, इस पर ये गोला बैलेंस रहता है। ठीक है, अब इसकी ये रचना हो गई। क्रिया सुनिए। इस मोटर को जैसे ही चलाया जाता है, ये मोटर से कनेक्टेड ये पुली के भीतर ये पुली घूमने लगती है। ऐसे मोटर ऐसे घुमाने लगता है इसको। अब जब ये घूमेगी तो इस भीतरी घिरनी से कनेक्शन एक बाहरी घिरनी का है, जिस पर ये बेल्ट, सिल्क की बेल्ट चढ़ी है। तो ये जैसे ही घूमने लगेगा, ये बेल्ट ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे घूमने लगेगी। ठीक है, ये काम्ब कंघी C1 एक उच्च विभव स्रोत से जुड़ा हुआ है, हाई टेंशन बैटरी से जुड़ा है। इसको पॉजिटिव चार्ज, ये एचटी बैटरी इस काम्ब C1 को पॉजिटिव चार्ज देती है। और ये पॉजिटिव चार्ज काम्ब C1 के नुकीले सिरे पर जब पहुंचते हैं, तो नुकीले सिरे से आपने सिद्धांत, पहला सिद्धांत ये पढ़ा है कि किसी चालक से आवेशों का वातावरण में क्षरण
नुकीले सिरे से होता है, तो नुकीले सिरे पर ये सारे आवेश चले जाएंगे और नुकीले सिरे और इस सिरेहीन बेल्ट के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये नुकीले सिरे से आवेश इस बेल्ट पर कूद जाते हैं, वायु में क्षरण हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे इस बेल्ट पर आवेश पहुंचेगा, ये बेल्ट ऊपर जा रही है तो ये आवेश ऊपर जाने लगते हैं, ऐसे जाने लगते हैं। जब ये काम्ब C2 के पास ये आवेश पहुंचता है तो काम्ब C2 पर ये तुरंत ही ये कंघी C2 पर आवेश, इससे आवेश बेल्ट से आवेश कंघी C2 पर चले जाते हैं, नुकीले सिरे पर पहुंच गए और नुकीले सिरे पर पहुंचते ही ये आवेश इस चालक गोले के बाहरी पृष्ठ पर तुरंत पहुंच गए। ठीक है, ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इधर से आवेश यहाँ आकर के बेल्ट पर गए, बेल्ट से ऊपर जाकर जैसे यहाँ पहुँचे कंघी ये C2 पर पहुँच गए और C2 पर पहुँचने वाला आवेश वो जो दूसरा आपने सिद्धांत पढ़ा है, चालक गोले को दिया गया, किसी चालक को दिया गया सारा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, बस ये C2 पर पहुँचते ही सारा आवेश बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और धीरे धीरे करके ये गोला, चालक गोला बहुत उच्च विभव तक आवेशित हो जाता है। इस प्रकार ये जो वान डे ग्राफ थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक ऐसी युक्ति बना दी जिसकी सहायता से इस चालक गोले को बहुत हाई वोल्टेज 10⁻⁶ वोल्ट तक चार्ज किया जा सकता है, जिसका उपयोग करके हम चार्ज पार्टिकल्स को त्वरित गति प्रदान करते हैं। बहुत अधिक ऊर्जा वाला कण जा करके अन्य नाभिकीय अभिक्रियाओं या अन्य कृत्रिम अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होता है। तो ये हो गया इतना पूरा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक चैप्टर में है बच्चों। अब इसमें संधारित्रों का उपयोग सुन लो क्या क्या है। संधारित्र का पहला उपयोग है आवेश संचय में। संधारित्र का उपयोग आवेश को संचित करने के लिए संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। संधारित्र का आवेश इसकी प्लेटों पर संचित होता है। पूछा गया है 1 नंबर में क्वेश्चन, संधारित्र का आवेश कहाँ संचित होता है? संधारित्र का आवेश उसकी प्लेटों पर संचित होता है। दूसरा उपयोग है ऊर्जा संचय में भी। ऊर्जा को संचित करने में संधारित्र का उपयोग करते हैं, लेकिन संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में संचित होती है। ये भी पूछा गया है, संधारित्र की ऊर्जा कहाँ संचित होती है। ठीक है, तीसरा उपयोग देखिए, जितने भी विद्युत उपकरण हैं उसमें चाहे वो पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, उसमें कंडेंसर शब्द सुना होगा आपने। कंडेंसर को ही संधारित्र कहते हैं। जो मार्केट का नाम है वो सब इंग्लिश में ही बताया जाता है, तो कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम ये है कि जब वोल्टेज आता है तो वो कंडेंसर की प्लेटें चार्ज होने लगती हैं, तो उस डिवाइस को आवेश धीरे धीरे पहुंचता है, करंट उसमें धीरे धीरे पहुंचती है, तो धीरे धीरे वो फंक्शनिंग में आता है। और जब लाइट जाती है तो डिस्चार्ज होकर के उस डिवाइस को, जिस उपकरण में लगा हुआ, उसको धीरे धीरे करंट उससे काटता है। एकदम से करंट आना और एकदम से करंट जाने के कारण उस डिवाइस के पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज उसके फ्यूज हो जाने का, फूंक जाने का खतरा रहता है। लेकिन जब कंडेंसर लगा दिया जाता है तो ये खतरा खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए जो बहुत ज्वलनशील, जैसे मान लीजिए कोई जैसे पेट्रोल पंप है या कोई गैस प्लांट है, आपने देखा होगा कि स्विच को, अब बहुत अंधेरा कमरा हो, स्विच को ऑन करो, पंखा चलाओ या कुछ ऑन करो, देखो चिंगारी हल्के से निकलती है। तो अगर बहुत ज्वलनशील जगह है, जैसे गैस प्लांट है या कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पर अगर स्विच ऑन करने पर करंट फ्लो करेगा, चिंगारी निकलेगी, तो वहाँ आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज्वलनशील जगह है, वहाँ पर स्विच के साथ कंडेंसर लगा देते हैं, तो स्विच को ऑन ऑफ करते समय वो चिंगारी नहीं निकलने देगा, क्योंकि वो करंट को धीरे धीरे पहुंचने देता है, धीरे धीरे काटता है। ठीक है, अच्छा, और जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी, आपने देखा होगा कोई आपके यहाँ मैकेनिक आता हो, तार जोड़ता हो करंट का, तो जैसे करंट जब सप्लाई लाइन का तार आपके घर वाले तार में जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर चारों से चिंगारी जैसे निकलती है। उसका कारण ये है, जब दोनों वायर एक दूसरे के पास पहुँचते हैं तो वायर का वो कटा हुआ सिरा नुकीला होता है। नुकीले सिरे से आवेश जुड़ने के पहले ही वातावरण में ये नुकीले सिरे से आवेशों का क्षरण होने लगता है। माने तार आपने जोड़ा नहीं, उसके पहले ही आवेश इस पर जाने लगता है, तो चिंगारी निकलने लगती है, ऐसा होता है। तो ये
अगर परिपथ में कंडेंसर लगा हुआ है तो आवेशों का वातावरण में जाना संभव नहीं, मतलब वातावरण में आवेश नहीं, जैसे एकदम से नहीं जा पाएंगे, वो कंडेंसर चार्ज होने लगता है, और एकदम काटेंगे तोड़ेंगे तभी एकदम से नहीं कटेगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज धीरे धीरे होता है। तो अगर परिपथ में कंडेंसर लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है, तो परिपथ को जोड़ते समय या परिपथ को काटते समय परिपथ में चिंगारी नहीं उत्पन्न होती है। तो ये कंडेंसर का उपयोग है। कंडेंसर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सब जगह पर यूज होता है। ये चैप्टर इतना ही था बेटे, बस आज का टॉपिक, और ये चैप्टर फिनिश हो गया। शेष अगले लेक्चर में सुनाया जाएगा। ध्यान से सुनिए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाएंगे बच्चों। धन्यवाद।